नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं देश की बात में पहलवानों के मुद्दे से, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बातें कही गई हैं, पहलवानों पर आरोप भी लगे हैं। लेकिन अब बजरंग पुनिया ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की कोई सेटिंग नहीं हुई है। उनका कहना है कि पहलवानों का आंदोलन चलता रहेगा। पुनिया ने एनडीटीवी को बताया कि गृह मंत्री से मुलाकात में भी उन्होंने बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी का मुद्दा ही उठाया है। ये भी बात उठ करके आ रही है सामने कि आप लोग गृह मंत्री से रात में मिले, शनिवार को मिले? जी मिले थे, खिलाड़ी मिले, कोचेज भी थे, मिले थे। इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने पीछे से सेटिंग कर ली है, अब आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री से मुलाकात हो गई, इनकी बातचीत हो गई, अब देखो ये लोग घर बैठ गए हैं। तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, इन्होंने सेटिंग कर ली, पीछे सारी बात बन गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग नहीं है। और जो सरकार की जो बातें थी, नहीं तो खिलाड़ी सहमत है उस चीज़ से, और जो खिलाड़ियों ने जो चीज़ बोली है, सरकार भी उसमें कहीं एग्री दिखाई नहीं दे रही है। गृह मंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो और आपने तो बताया नहीं हमें। देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक। ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने। तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट से पीछे कदम ले लिए हैं। वहीं पहलवानों के नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें जो वो हैं कही गई हैं, उनको लेकर बजरंग पुनिया ने इस मुद्दे पर कहा कि नौकरी ज्वाइन जरूर की है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो आंदोलन के लिए नौकरी भी छोड़ने को तैयार है। बजरंग, क्या सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया? ये सवाल उठ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया कि नौकरी ज्वाइन करो वरना नौकरी से निकाल देंगे। क्या कुछ ऐसा भी दबाव आया आप लोगों पर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि भाई नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि रेल बोल सकती है ये बात, सरकार नहीं बोल सकती। हम रेल के एम्प्लॉय हैं। रेल भी तो सरकार के अंडर आती है भाई। वो खुद नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वो रेल के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो बोलेंगे। तो हमारे को किसी ने नहीं बोला। ये हमारे को चीज़ बोले कि एक बार आप साइन करके आओ उधर। अच्छा। साइन करके आप वापस प्रोटेस्ट पे आओ, क्योंकि हमने जितने दिन की छुट्टी दे रखी थी वो ख़त्म हो चुकी थी हमारी। तो एक बार ज्वाइन दिखा के हम कि भाई हम हैं बीच में, भाई एक बार हम आए हैं और उसके बाद हम दोबारा नहीं गए हैं। ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें ना तो किसी अफवाह से डरते हैं हम, ना रेल की जॉब से कि भाई कोई अगर प्रेशर भी देगा तो हम छोड़ देंगे। और वहीं इस तरह की खबरें भी आई कि जो नाबालिग पहलवान है उसने अपना बयान बदलाया। इस तरह की कई बातें आई और इस मुद्दे पर बजरंग पुनिया ने कहा और उस खबर का खंडन किया है कि नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है। बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उससे उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं और वो भी एक महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है, उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र। हाँ, सोर्सेज ही चल रहे, सूत्र ही चल रहे हैं जी। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे? उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है तो हमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया है कि बिल्कुल कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। और इस आंदोलन का क्या होगा, इसको लेकर भी कई बातें कही गई हैं। यहाँ पर बजरंग पुनिया ने पहलवानों का रुख जो है वो साफ करते हुए यहाँ पर कहा है कि हम पीछे नहीं हटे हैं, ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। खबर ये आई, कल आप लोगों ने खंडन भी किया है कि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी हैं, साथ में आपने नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं, और नौकरियां ज्वाइन करने के बाद भारत सरकार की, क्या भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या प्रदर्शन वापस लेंगे? इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आंदोलन कोई पीछे नहीं हटा है, आंदोलन लगातार जारी है। हम उसमें रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज़, कुछ न्यूज़ चैनल ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों ने आंदोलन वापस ले लिया, उनमें आपस में दरार आ गई है, या एक खिलाड़ी का नाम भी लिया है कि भाई उसने अपना नाम वापस ले लिया है। साक्षी मलिक का नाम आया, तो वही बोल रहे हैं। तो मैं उन आपके माध्यम से उन न्यूज़ चैनलों को यही बोलूँगा कि आपके पास आप हमारा प्रोटेस्ट दिखा नहीं सकते तो उसका नेगेटिव भी ना दिखाए। ठीक है। तो हम रेल के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं हम रेल के। जब हमारा प्रोटेस्ट उस दिन वहाँ से उठाया गया 28 तारीख के बाद, तो एक दिन जाके साइन करके आए थे क्योंकि हमने छुट्टी दे रखी थी, और छुट्टी देने के बाद वो हमने दोबारा एक दिन गए थे, उससे साइन करके वापस आ गए थे। तो इससे ये तो नहीं कि भैया हमने आंदोलन वापस ले लिया है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ। सौरभ, यहाँ पर आपकी जो बातचीत है बजरंग पुनिया के साथ वो हमने दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन सौरभ अब यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी होगा कि जब बजरंग पुनिया ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा, ये लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे वो लोग, तो वो किस तरह से अब जारी रखने वाले हैं यहाँ पर, ये हम समझना चाहेंगे। और दूसरा कि जो गृहमंत्री से बातचीत हुई है उसमें क्या बात यहाँ पर पहुंची है कि पहले वो पुलिस की जांच खत्म होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल अदिति आपका, और इस पर क्लैरिटी अभी तक पहलवानों का ये कहना है कि देखिए उनकी अमित शाह से बातचीत में कोई बात बनी नहीं है। बजरंग ने हमें ये कहा है कि हमने जो बातें कहीं वो सरकार को मंजूर नहीं थी। जो खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया कि आप ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कीजिए, उस पर गृह मंत्री की तरफ से शायद ये कहा गया कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस जो तय करेगी उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो उनका कहना है कि उन्हें ये सारी शर्तें मंजूर नहीं हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है। अब प्रदर्शन का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर के अभी जब हमारा बात कर रहे हैं तो ये पहलवान भी बैठक कर रहे हैं सोनीपत में, ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पर अब तो पुलिस बैठने नहीं देगी, क्योंकि पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी तो आगे प्रदर्शन कैसे करेंगे? जब वो मेडल प्रवाहित करने गए तो वहाँ भी कुछ राकेश टिकैत, नरेश टिकैत उनको रोका और फिर अल्टीमेटम दिया। तो अब कई तरीके की चीज़ें हैं जो सामने हैं। बजरंग का कहना है कि आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे और वो जो इस बार फैसला लेंगे वो आखिरी होगा, उससे आगे या उससे पीछे वो नहीं हटेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए गृह मंत्री से अमित शाह से बात करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि सरकार है, गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस है और बातचीत से रास्ता निकल सकता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें कोई गुरेज नहीं है, हम मिलने गए, हमें फिर मिलने के लिए बुलाया जाएगा, हम फिर मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन खत्म हो गया है। ऐसा नहीं, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा वो हम बता देंगे 1-2 दिन में। और रही बात जो अदिति आपने ये पूछा कि क्या अमित शाह से इनको ये कहा गया है कि आप दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करें फिर उसके बाद आंदोलन करें, ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं बजरंग पुनिया। उनका कहना है कि आंदोलन उनका जारी है, उनका प्रोटेस्ट जारी है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मिलजुल करके भी ये अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। संडे को भी एक महापंचायत थी हरियाणा में जिसमें उन्होंने भाग लिया, कल भी एक महापंचायत है जहाँ पर वो जाएंगे। तो जो आंदोलन का स्वरूप है महापंचायतों के जरिए चल रहा है, आगे वो खुद क्या करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा कि इनका फैसला क्या होता है। उधर राकेश टिकैत को उन्होंने बोला है कि अब ये आंदोलन हमारा है, हम लोग बताएंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए, जंतर मंतर पे कूच करने का फैसला अभी रोक दीजिए। जाहिर सी बात है, खुल के भले ही वो कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ा कर दिया जाए। क्योंकि देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात है ये पहलवान है, सड़कों पर बिलोंग नहीं करते हैं, ये दे डोंट बिलोंग टू द रोड्स, ये सड़कों के लोग नहीं हैं, ये लोग मैट को बिलोंग करते हैं, ये लोग अपने अखाड़े को बिलोंग करते हैं। ये भी चाहते हैं कि जल्द
कोई ये इनको इंसाफ मिले और वापस से प्रैक्टिस करने चले जाएं। तो अब कोशिश यही है कि सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसको लेकर कुछ कड़वाहट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर वो आगे फैसला करेंगे, ऐसा बजरंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आगे की रणनीति के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं कि अभी इस वक्त भी पहलवान जो है वो एक बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात में भी उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। तो अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा और पहलवानों की तरफ से क्या कुछ अब किया जाएगा, इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व और जातिवाद का जो दंश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को छतरपुर जिले के बक्सवाहा में कथित तौर पर गांव के रसूखदार ओबीसी समुदाय के लोगों को दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना उनका गवारा नहीं हुआ उनको, और उन्होंने बारात पर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद 40-50 उसमें बाराती थे। पथराव में 30 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी यहाँ पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी इस मामले में अब तक लग पाई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दशकों सदियों पुरानी जो चीजें हैं वो अभी तक हटी नहीं है समाज से। मानसिकता जो है वो अभी भी वहीं की वहीं रूढ़िवादी है। बिल्कुल अदिति, ये बुंदेलखंड के लिए भी कुछ नया नहीं है। मैंने पिछले साल भी हमने 2-3 ऐसी कहानियां कही थी। एक और कहानी आई थी मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके से, जहां एक पुलिस वाले को 100 पुलिस वालों के साथ अपनी बारात घोड़ी पर लेकर जाना पड़ा था। बुंदेलखंड में ये बक्सवाहा का मामला है, जहां पर कल शाम को जब ये रस्म हो रही थी, जब घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जा रहा था 40-50 बारातियों के साथ, तो वहाँ के जो रसूखदार लोग हैं उनको ये गवारा नहीं गुजरा। उनकी पहले बहस हुई और वो बहस वाद विवाद और बाद में पथराव में बदल गई। नतीजा ये रहा कि 2 थानों से पुलिस वालों को वहाँ आना पड़ा, एसडीओपी को आना पड़ा, और उसके बाद भी पथराव चलता रहा, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इस मामले में जो शिकायत करता है वो भी पुलिस वाले ही हैं। और जो SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है उसके अलावा भी कई सारी धाराओं में, जैसे दंगा फैलाने में, शासी के काम में बाधा पहुंचाने में, पत्थरबाजी करने में, इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। 40 से 50 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 20 लोग नामजद हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब कार्रवाई का इंतजार भी रहेगा अनुराग कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई इस तरह के मामलों में की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की भी बहुत ज़रूरत होती है कि अगर ठोस और सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाए तो शायद कम से कम कानून के डर से ही इस तरह की हरकतें जो हैं वो करने से लोग कुछ हद तक डरेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से अनुराग हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बारात में तकरीबन 40 से 50 लोग शामिल थे और सुप्रीम यहाँ पर SC जो दूल्हा है उसको घोड़ी चढ़ने से रोका गया है, और पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी स्थिति जो है वो काबू में आती हुई नजर नहीं आई है। और अब बालासोर ट्रेन हादसे की बात करते हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद जो है वो अब बढ़कर 288 तक पहुंच गई है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने ये जानकारी दी और कहा है कि बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले 83 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। NDTV के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिना पहचान वाले जो पार्थिव शरीर हैं अगले कुछ दिनों तक वो रखे जाएंगे। पार्थिव शरीरों का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब तक कितनी बॉडीज, डेड बॉडीज ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं? ओके, अब देखिए, पहले अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फाइनल डेथ फिगर को जारी किए हैं जी। वो है 288। ओके, 288 आउट ऑफ which 95 bodies have been identified and handed over in Baleshwar and Bhatak. 94 in Baleshwar, 1 in Bhatak. Already, out of 288 deaths, 205 bodies have been identified and handed over, and 83 bodies are yet to be identified. कब तक हम रख सकते हैं सर ये जो कई टीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से दिल्ली से गई हैं, जो एनाटॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, जो एम्बामिंग के एक्सपर्ट हैं? या इसे सब काम कर रहे हैं। शायद ये एक कमेटी भी सब उनका डॉक्टर, हमारे डॉक्टर फोरेंसिक साइंस का जो ऑफिसर्स हैं, सब उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये कितना दिन तक मैक्सिमम हम रख सकते हैं। होपफुली बाय टुमारो विल कम टू सम पिक्चर। आज रात भी वो सब इंडिविजुअल बॉडी को एग्जामिन कर रहे हैं। उनको एम्बाल्मिंग करने के बाद भी कितना दिन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, टेक्निकली सब ये एवरी सिंगल बॉडी को एग्जामिन कर रहे हैं।
So by late night tomorrow morning, we are expecting their views. So उस हिसाब से we will work. सर एक सवाल और, इसमें क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए एक भी डेड बॉडी का कोई उनके परिवार से अगर कोई नहीं आया, तो क्या हम ये विचार कर रहे हैं कि उनका डीएनए टेस्ट करवा के तभी उनका अंतिम संस्कार करेंगे? या क्या कर रहे हैं, ये जितने सारे बॉडी हैं सबका डीएनए हम कर रहे हैं, करके प्रिजर्व कर रहे हैं. कल अगर ऐसे let's presume that some people from these mutilated bodies could not say identify. So and still they feel that our relation was involved in this dreaded or dreadful accident. So they can give their DNA samples and then we can do a matching, and if it matches, they can be given the body. एक और आखिरी सवाल सर, क्या आपको इस बात का अंदेशा अभी तक लग रहा है कि सामूहिक अंतिम संस्कार करने की नौबत आ सकती है सर? At this stage, we will not rule out any contingency. But always, the administration wants to plan for all sort of contingent situations, and that's why we are prepared for anything. So, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Really, thank you so much, sir. Thank you. तो एक बार फिर से हम बालासोर रेल हादसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़कर अब 288 तक पहुंच गई है और हालत ये है कि शवगृहों में पार्थिव शरीर रखने की जगह तक नहीं बची है और इसीलिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स जो हैं शवों को उनमें रखा जा रहा है. हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मृतक का शव को बचा कर रखना अब प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अब जो बॉडीज डिकम्पोज हुआ है उसमें आइडेंटिफाई करना परिजनों के लिए भी मुश्किल है. इसीलिए अब यहाँ पे डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि सही बॉडी सही परिवार के पास जाए. लेकिन तब तक बॉडीज़ को रखना पड़ेगा जिसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है. इसीलिए आप यहाँ पे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक है इसको टेम्पररी मॉर्चुरी के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है. इस ट्रक के अंदर बॉडीज़ को रखा गया है यहाँ पे, ताकि बॉडीज़ जो है, शव जो है, उसका डिकम्पोजिशन और ज़्यादा ना हो. इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ट्रकों में बॉडीज़ रखे गए हैं. ये टेम्पररी मॉर्चुरी है यहाँ पे और इसी तरीके से बॉडी को रखा जा रहा है तब तक डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया जब तक ख़त्म नहीं होते, क्योंकि डीएनए टेस्ट का प्रक्रिया भी अभी करना कानूनी तौर पे और दूसरे बाकी कारणों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो बॉडीज़ है डिकम्पोज होने लगे हैं और उसमें पहचान करने में मुश्किल है. तो इसीलिए यहाँ पे इस आयोजन किया गया है प्रशासन द्वारा कि ऐसे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में बॉडी को रखा जाए ताकि और परिजनों को बॉडी जो है परिजनों को तो बॉडी का और फर्दर डिकम्पोजिशन ना देखना पड़े. इसीलिए यहाँ पे ऐसे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लोग जो मृतक है इस कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में, उनके शव यहाँ इस रेफ्रिजरेटेड ट्रक में टेम्पोररी मॉर्चुरी के हिसाब से रखे गए हैं. कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया. मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर हिंसा भड़की है. सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के एक समूह के बीच 5-6 जून की दरमियानी रात एक बार फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं. साथ ही सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं और अभी तक कई हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं. हमारी सहयोगी नीता शर्मा की ये रिपोर्ट. मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है. सुगनू और सेरो के इलाकों में हालात को देखते हुए वहां और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. राज्य के कई जिलों में अब भी कर्फ्यू जारी है. सोमवार रात को की जा रही एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में एक बीएसएफ जवान शहीद हुआ और 2 असम राइफल के जवानों को गोली भी लगी.
वैसे इन सर्च ऑपरेशंस में 2 AK राइफल, 1 51 mm की मोटार और कार्बाइन की रिकवरी की गई है। इससे पहले सोमवार को भड़की हिंसा में काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों को आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का भी घर शामिल है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा बल राज्य में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर सुरक्षा बल 800 से ज्यादा हथियार और 11,000 के लगभग गोला बारूद बरामद कर चुके हैं। ज्यादातर बरामद किए गए हथियार ऑटोमेटिक हैं और प्रतिबंधित हैं, यानी जो सिर्फ सुरक्षा बलों के पास होने चाहिए। अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं और अभी भी 6 जिलों में कर्फ्यू है। उधर सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा करेंगे। आयोग मणिपुर में हिंसा की वजह और दंगों की जांच करेगा और 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मणिपुर में हालात सुधर नहीं रहे हैं, जिसके चलते और ज्यादा ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ में उन्हें रोटेट भी किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर पक्षपात का आरोप ना लगे, क्योंकि हालात थोड़े नाजुक हैं। इसके चलते इंटरनेट का जो बैन है वो अगले 5 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है उसमें केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार मुहिम छेड़े हुए है और रविवार को दिल्ली में एक रैली करने जा रही है, जिसे वो महारैली भी कह रही है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटाने का दावा किया जा रहा है। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे, इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो घर घर जाकर प्रचार में भी जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। महारैली रामलीला मैदान में जरूर पहुंचना, संविधान बचाने के लिए जरूर पहुंचना। दक्षिणी दिल्ली का शाहपुर जाट इलाका, रामलीला मैदान 11 तारीख को। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज घर घर जाकर लोगों से रविवार 11 जून की रैली में आने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी किसी रैली को महारैली कहा है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटाने की कोशिश है। और दिल्ली के लोग जनरली क्या है, व्यस्त लोग रहते हैं, कामकाजी लोग रहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है दिल्ली के लोगों को लाना। कई बार देखा है प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी बड़ी रैलियां उसमें हुई हैं, रोहिणी में, जैपनीज पार्क में, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भीड़ जुटाने में संकट आता है। मगर हम ये मान रहे हैं कि इस रैली के अंदर हम लगभग 1 लाख लोगों का जो है हमारा टारगेट है और मुझे लगता है कि वो हम पूरा कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है वो असंवैधानिक है और ये रैली उसी का सांकेतिक विरोध है। बीजेपी भी हमलावर है। जानकारी मिली है कि जब आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे थे तो दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही थी कि शराब की दुकानें गली गली क्यों खोली, अपने महल पे 45 करोड़ रुपए कहाँ से लाए, 8 लाख का पर्दा कहाँ से लाए, वियतनाम का मार्बल कहाँ से लाए। इसका जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलेंगे। अब तक आपने 9 विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल कर लिया है, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक समर्थन पर सस्पेंस बनाया हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रैली करके माहौल बनाने की कोशिश करेगी। रही बात अध्यादेश के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई की, तो इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां जुलाई में खत्म होंगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर बारसू रिफाइनरी परियोजना पर अब सियासत तेज होती जा रही है और इसी बीच में 30 संगठनों ने मुंबई में एक बड़ी बैठक की है। ग्रामीणों के समर्थन में अब मुहिम जो है वो शुरू हो रही है कि ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट न दिया जाए। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी बारसू रिफाइनरी मुद्दे पर स्थानीय लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इनकी आवाज बने 30 संगठनों के समूह की मुंबई में बड़ी बैठक हुई। कई पर्यावरणविदों ने साथ दिया, बताया कि मुंबई में चैत्य भूमि पर इन्हें आवाज उठाने से रोका गया। आज हम ये करना चाहते थे बाहर दादर में चैत्य भूमि पर, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं दी गई ये वजह देकर कि आप बारसू, सोलगांव या आरे पर बात नहीं कर सकते। तो पर्यावरण दिन पर सिर्फ प्लास्टिक हटाओ की बात कर सकते हैं और ज़िंदगी की बात, और बारसू सोलगांव का रिफाइनरी आएगी तो कितना पर्यावरण का नुकसान है, उसकी बात करने की अनुमति ना देना, ये कौन सा जनतंत्र है? हम कहाँ और कैसे देश में रह रहे हैं, ये सवाल भी हम आज उठाना चाहते हैं। और सरकार से और समाज से हमारा ये कहना है कि आप सिर्फ पैसों के नज़रिए से, कमर्शियल नज़रिए से पर्यावरण को नहीं देख सकते। ये पर्यावरण दिन की सबसे बड़ी सीख है। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर रत्नागिरी के बारसू गांव में एक बड़ी रिफाइनरी परियोजना लगाने का प्रस्ताव है। ग्रामीणों को डर है कि रिफाइनरी से तटीय कोंकण क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान होगा, साथ ही उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। बारसू, सोलगांव, पंचक्रोशी रिफाइनरी विरोधी संगठन आने वाले चुनावों में ऐसी पार्टियों को वोट न डालने की अपील कर रहे हैं जो ऐसी परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग एक कैंपेन अभी ले रहे हैं कि बॉम्बे के हर एक गली गली में और पूना के या कोकण में जो रिफाइनरी को समर्थन करने वाला पक्ष या व्यक्ति है उसको वोटिंग नहीं होगा। रिफाइनरी समर्थक पार्टियों को वोट नहीं करना, ये कैंपेन जोर पकड़ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, वो बोलते हैं कि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, तो ये पूरा एरिया केमिकल जोन करने का उनका इरादा है। तो जो लाइवलीहुड है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वो तो रहने वाला नहीं है। सिर्फ कॉरपोरेट आएंगे यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट गंदा करेंगी और वहाँ का पूरा संस्कृति और जो पेड़ पौधे और जो नेचर है उनका नष्ट करने का इरादा है। आंदोलनकारियों को मिले उद्धव गुट के समर्थन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार दावा करती आ रही है कि ये एक ग्रीन रिफाइनरी है, इसलिए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ये रिफाइनरी पहले रत्नागिरी के ही नानार में स्थापित की जानी थी, लेकिन वहां स्थानीय लोगों के विरोध के कारण महाविकास अघाड़ी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना को रत्नागिरी के ही बारसू, सोलगांव में लगाने का प्रस्ताव दिया था। समय बदला है और विरोध के सुर भी। राज्य में आने वाले चुनावों से पहले ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।